Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं थर्ड पेपर का 3 मार्क्स का सेक्शन ए के सारे 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस, और आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए के 6 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर थर्ड, ओके, 2018 का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। देखिए सिंपल सी चीज पूछ रहा है वो, सिंपल सी चीज ये पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेस। ठीक है, कहने का तात्पर्य है वो 2 ही बातें आपसे पूछ रहा है। पहला तो आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, और उसके बाद फिर इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन्स में। अगर हम इसका कुछ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको पता होगा, ठीक है, या फिर कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशंस में, किस किस कंडीशंस में हम इसका उपयोग करते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। सबसे पहले आप ये देख लेते हैं। देखिए ये इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, CaSO4 1/2 और H2O, है ना, इस टाइप से इसका फॉर्मूला है। और यह रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है ना, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो रासायनिक रूप से अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट होता है, और वह हमें जिप्सम से प्राप्त होता है, आपको पता होगा। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम से हमें मिलता है ना, और ये अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि हमें जिप्सम से मिलता है, सो नॉर्मल। ठीक है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में हम इस चीज़ को ऐसे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ रहा है, फिर उसके बाद उसका उपयोग पूछ रहा है, तो हमें 2 फेज में तो आंसर को कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो उसी डिमांड के हिसाब से हम आंसर हमें फ्रेम करना है अपना, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसी डिमांड के हिसाब से अपना आंसर फ्रेम होना चाहिए। अगर हम डिमांड के अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर का प्रेजेंटेशन है, आंसर प्रेजेंटेशन अगर डिमांडेबल यानी कि क्वेश्चन की डिमांडेबल होता है, तो आप यकीन मानिए आपके मार्क्स काफ़ी ठीक आते हैं, यानी कि बेटर मार्क्स आते हैं, जिससे आपकी पोस्ट जो एक आगे ले जाने में करती है। ओके, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हम इसके उपयोग के बारे में। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है? देखिए साइंस का हम पैटर्न जो है, साइंस का सिलेबस जो है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बीच बीच में जिनको मैं थोड़ा आपको डिटेल में डिस्कस करके बताने की कोशिश। ओके गाइस, तो अभी हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, और अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी में वो पूछ रहा है आपको इसका उपयोग क्या है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ या कैसे होता है। तो एक एक करके 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या है? टूटी हड्डियों पर प्लास्टर। आपने देखा होगा जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, यानी कि कोई एक्सीडेंट जब हो जाता है किसी के भी साथ, तो हॉस्पिटल में जब जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाती है, तो है ना, तो उस टाइम फिर होता क्या है, उसके बाद होता यही है ना कि जो प्लास्टर जो होता है पैर में या हाथ में लगा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो क्या है, सीधा सीधा ये है कि हमें मेडिकल फील्ड में भी हमें ये इसका उपयोग देखने को मिलता है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि टूटी हड्डियों में प्लास्टर लगाने के काम में प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट, हड्डी को उचित स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए। देखिए प्लास्टर हम हड्डियों के ऊपर लगाते ही इसलिए हैं ताकि हड्डी को उचित स्थान पर व्यवस्थित किया जा सके, है ना। और इसकी आज के टाइम पर मेडिकल फील्ड में अच्छी खासी भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खिलौनों सजावटी सामान हेतु। देखिए आपको पता होगा आज पर बच्चों के लिए कई प्रकार के कई टाइप के खिलौने, यानी कि हमें देखने को मिलते हैं खिलौने, कई प्रकार के खिलौने हमें देखने को मिलते हैं, कई प्रकार की डॉल्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं। ये सारा का सारा जो सामान हमें सजावटी सामान हुआ, ठीक है, खिलौने हुए, हमें काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा सामान यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो डिमांड है आज के टाइम पर, वो एक तरह से जो कैल्शियम जो होता है यानी कि प्लास्टर वाले जो खिलौने होते हैं ना, उनका उपयोग हमें खिलौने के रूप में देखने को मिल रहा है। जैसे आपने काफ़ी सारे खिलौने चाइनीज़ आइटम्स के जो होते हैं वो आपने देखे होंगे, है ना। वो ज़्यादातर खिलौने जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खिलौने जो होते हैं वो एक तरह से उनमें प्लास्टर यूज़ किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हमें खिलौनों में सजावटी सामान, घर में जो सजावटी सामान होता है उसके लिए भी हमें प्लास्टर का यूज़ हमें देखने को मिल जाता है सामान के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, चौक के रूप में। देखिए चौक के रूप में तो आपको पता होगा, जब हम स्कूल्स में, देखिए आज के टाइम पर तो चौक कम ही यूज़ होते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनमें आज अभी भी देख लेंगे, और कई सारे स्कूल्स में अभी भी चौक का यूज़ किया जाता है। हालांकि अब मार्कर आ गए हैं तो हम मार्कर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर वाइट बोर्ड्स पर, लेकिन जब हम ब्लैक बोर्ड्स की बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड्स पर जिसके द्वारा जो लिखा जाता है ना, वो चौक जो होता है वो कैल्शियम का ही होता है एक तरह से। तो हम कैल्शियम और कैल्शियम से, है ना, कैल्शियम का ही हम इस्तेमाल एज आ प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में हम इसका करते हैं। तो हमें चौक के रूप में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। दंत उद्योग में, देखिए दंत उद्योग में जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए दांत जो होते हैं, जैसे किसी किसी के दांत जैसे गिर जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं ना, झड़ जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को सुना होगा आपने कि उसने दूसरा दांत लगवा लिया है या इस टाइप से, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दांत यानी कि डेंटिस्ट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका यूज़ यानी कि कैल्शियम का यूज़ सीधा हम दांतों के रूप में हमें देखने को मिलता है। और आपको पता होगा जो हमारा एनिमल जो होता है यानी कि जो दांत होता है वो भी कैल्शियम से बना होता है एक टाइप से। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सतह को चिकना करने के लिए, है ना। देखिए सतह को चिकना करने के लिए भी हम कैल्शियम का यूज़ हमें देखने को मिलता है ना। कई प्रकार से हम जब घरों में डेकोरेट करवाते हैं, घरों को नीचे जब और चिकना करवाया जाता है तो वहाँ पर भी कैल्शियम का यूज़ हमें देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो ये तो थी हमारी बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट में भी हमने सारा का सारा डिस्कस किया, और साथ ही साथ में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। और अब कंक्लूजन आप कैसे लिख पाएंगे, है ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है और एवं इसका उपयोग, तो आप ये दोनों को मिलाकर आप एक कंक्लूजन आप बैलेंस करके आप डाल सकते हैं। कैसे, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैल्शियम सल्फेट है ना, और जो कि हमें जिप्सम से प्राप्त होता है, और इसका वर्तमान समय में हमें एक तरह से उद्योग फील्ड में, है ना, चाहे वो साज सजावटी सामान हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, यहाँ पर हमें इसका अच्छा खासा उपयोग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप एक अच्छा आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं। देखिए हम कंटेंट ऑलरेडी हम देते ही हैं ताकि आप उस कंटेंट को आप सीधा अपने आंसर्स में मेंशन कर पाएँ, और साथ ही साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्कस करके बताता हूँ, यानी कि चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने का मेरा एक्स्ट्रा मोटिव यही है कि ताकि आप चीज़ों को सोच पाओ, चीज़ों के बारे में आप समझ पाओ, और आपको कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए, ताकि आप आंसर्स का फ्रेम आसानी से कर पाओ। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, संक्षारण एवं इसकी रोकथाम, यानी कि कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, संक्षारण एवं इसकी रोकथाम। देखिए क्वेश्चन को एमपीपीएससी काफ़ी अटपटे टाइप से भी पूछ लेता है कभी कभार, है ना। और हालांकि ये क्वेश्चन अटपटा तो नहीं है, लेकिन तब भी हम एक हिसाब से अगर देखें तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस में हमें थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को पूरा लिखा ही नहीं गया है ना। तो खैर, सो इट्स डजंट मैटर, डोंट माइंड, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा है संक्षारण एवं इसकी रोकथाम। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा, पहले तो मैं जो पॉइंट टू पॉइंट जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आपको एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि शायद इसको थोड़ा सा और आपको जान लेना ज़्यादा बेटर होगा, है ना। देखिए संक्षारण क्या होता है, धातुओं का संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है, और इसके परिणाम स्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास प्रारंभ हो जाता है ना।
फिर से रिपीट करता हूँ, धातुओं का संक्षारण जो होता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, धातुओं का क्षय होना, यानी कि धातु जो होता है वो उस अवस्था में नहीं रहता, उसका क्षय और ह्रास होने लगता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिग्रेडेबल टाइप से वो होने लगती है ना, तो उनका क्षय और ह्रास प्रारंभ हो जाता है। ये तो है इंट्रोडक्शन, तो आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, संक्षारण की रोकथाम, संक्षारण की रोकथाम के बारे में यानी कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा होगा संक्षारण एवं इसकी रोकथाम। देखिए, रोकथाम कैसे कैसे क्या है, एक एक पॉइंट करके सारे बताता हूँ, ठीक है। जैसे वाहक कारकों पर नियंत्रण, जैसे वाहक कारक होते क्या, जैसे मान लीजिए हवा है बाहर, यदि हम हवा को रोक दें या फिर हमारा जो भी वस्तु है यानी कि जो धातु है उस पर हवा का एक तरह से प्रभाव ना पड़े, तो हम इसको कहीं ना कहीं संक्षारण से रोक सकते हैं, है ना। विद्युत रासायनिक रीतियों का प्रयोग, विद्युत रासायनिक रीतियों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में धातु और मिश्र धातु का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए आपको पता होगा लोहे में यदि हम कार्बन हम मिला दें, मिक्स कर दें उसमें, या फिर निकेल और क्रोमियम मिलाने पर उसमें जंग नहीं लगता है ना, लोहा जो होता है उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु और मिश्र धातु का भी प्रयोग किया जा सकता है संक्षारण को रोकने के लिए, ठीक है। अधिलेपन क्या होता है, जैसे पेंट कर दिया जाता है ना, तो ये अधिलेपन भी होता है। कृत्रिम अधिलेपन होता है जिसको हम यशोधलेपन भी कहते हैं ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फास्ट, है ना, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या चीज़, यानी कि संक्षारण होता क्या है और इसकी रोकथाम क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा अपनी तरफ से भी, है ना, कि ये चीज़ क्या है, तो शायद आई होप आप उसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। देखिए, अगर हम सिल्वर की वस्तुओं को खुली हवा में कुछ दिन तक रख दें, है ना, मान लीजिए अगर हम सिल्वर की वस्तुओं को कुछ टाइम तक हम खुली हवा में रख देते हैं तो वे काली हो जाती हैं। काली क्यों हो जाती हैं, आपको पता होगा सिल्वर वायु में उपस्थित जो होती है, सल्फर जो होती है ना, सल्फर के साथ वो अपक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है। और जब वो सिल्वर सल्फाइड में जब वो बदल जाता है तो आपको पता होगा वो काली होने लगती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, दूसरा एग्जांपल क्या है, कॉपर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर में क्या होता है, कॉपर को हम वायु में एक तरह से रख दे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है और फिर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है ना। ये हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है ना, यानी कि हरे रंग का पदार्थ आपने देखा होगा कुछ कुछ वस्तुओं पर लग जाता है, वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है ना, तो वो क्या हो जाता है, यानी कि कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और ठीक इसी तरह से वायु में रखे लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ, है ना, भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है ना। आपने देखा होगा जब हम लोहे को खुली हवा में छोड़ देते हैं फिर रख देते हैं तो उस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है ना, जिसे हम जंग कहते हैं, जंग लगना एक टाइप से, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं दो परख नली ले लेता हूँ, जिसमें एक का नाम मैं रख देता हूँ ए और दूसरे का नाम रख देता हूँ बी, है ना। और परख नली का मतलब कोई एक ऐसा बर्तन, कांच का एक ऐसा बर्तन या कांच के दो गिलास आप मान लीजिए, ठीक है ना, जिसमें एक गिलास को ए बोल दिया है मैंने और दूसरे गिलास को बी बोल दिया है, ठीक है। देखिए, यदि गिलास ए वाला जो है अगर मैं उसमें पानी भर देता हूँ, परख नली में पानी भर देता हूँ और उसमें कील डुबो देता हूँ, है ना, और कुछ टाइम बाद या फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं देखता हूँ तो पानी में जो डली हुई कीलें हैं, है ना, उनमें जंग लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर जो बी गिलास जो है ना, उसमें उबला हुआ पानी भरता हूँ और साथ में 1 मिलीलीटर मैं ऑयल डाल देता हूँ, उसमें तेल डाल देता हूँ, तो उसमें यदि मैं तेल डाल देता हूँ तो तेल क्या करेगा, तेल उसमें करेगा, यानी कि तेल जल में तैरने लगेगा, है ना, तेल जल में तैरेगा और साथ ही साथ में वायु को जल में विलीन होने से वो रोक देता है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो हमारा ए वाला गिलास था, यानी कि जो ए गिलास था, ए गिलास की जो कीलें हैं, है ना, वो वायु और जल के संपर्क में रहती हैं तो उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। और बी वाला जो गिलास था उसमें देखिए उसमें जल था लेकिन जल में वायु नहीं थी, है ना, तो उसमें वो जंग नहीं लगेगी, ठीक है, यानी कि उसमें जो डली हुई कीलें जो हैं उनमें जंग नहीं लगेगी। तो ये सारा का सारा मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको लेकर शायद मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब संक्षारण की रोकथाम वैसे तो हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेंट करके हम संक्षारण की रोकथाम कर सकते हैं, तेल लगाकर हम कर सकते हैं, ठीक है, वस्तुओं पर जस्ती की परत चढ़ाकर, है ना,
भी कर सकते हैं हम, क्रोमियम लेपन के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं ना, उसकी परत चढ़ाई जाती है ना, और इस विधि को यसद लेपन भी कहते हैं। तो गाइस इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ आ गए होंगे। देखिए साइंस का सिलेबस है, साइंस में कुछ क्वेश्चंस तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं साइंस में, तो आप आंसर्स करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, या फिर सोसाइटी का कोई एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको नहीं भी आता है तभी आप आंसर करके आ पाएंगे। अगर आपको साइंस में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप यकीन मानिए आपको आंसर करना काफ़ी टफ हो जाएगा, आप आंसर उसका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहेगा साइंस के सारे क्वेश्चंस को लेकर कि साइंस के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। साइंस के क्वेश्चंस के डिस्कस करने के साथ साथ में मैं उन कॉन्सेप्ट को भी आपको साथ में क्लियर कराता जाऊंगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारी सिविल स्टडी कैफ़े की जो फैमिली है उसको एक बूम दीजिए, यानी कि उसको एक जल्दी से जल्दी आगे ले जाइए और उसको एक बड़ा फैमिली के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।